मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक मंजिल में। इसी के साथ ही मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी संडे। संडे तो थोड़ा सा इसको हम फंडे भी बनाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने में पूरे हफ्ते का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है बिल्कुल क्लिप्स करके मैं आपके सामने देने वाली हूँ। और मैं इसमें ज़्यादातर उन सारे टॉपिक को लेकर आई हूँ जिससे आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। तो फटाफट उठ के बैठ जाइए क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। और क्योंकि मैंने पूरे हफ्ते आपको करवाया है तो आज आपका एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा। आपको मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और साथ ही साथ वीडियो के एंड में ईमानदारी के साथ आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं या गलत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा वुल्फ अमेंडमेंट को लेकर, जिसके बारे में पूछा गया है कि वुल्फ अमेंडमेंट जो कि न्यूज़ में देखा जा रहा है तो ये किस कंट्री से एसोसिएट है। तो वुल्फ अमेंडमेंट होता क्यों है, ये न्यूज़ में क्यों आया, इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जापान, बी इंडिया, सी रशिया एंड डी यूएसए। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी यूएसए। तो ये न्यूज़ में क्यों है ये भी देख लेते हैं। तो नासा के जो रिसर्चर्स हैं तो उनको अलाउ किया गया है चीन के साथ काम करने के लिए। यानी पहले क्या होता था कि वुल्फ अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग नासा जो है वो चीन स्पेस एजेंसी के साथ काम नहीं कर सकता था, और वो काम तभी कर सकता था जब वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं वो उसको अलाउ करें। लेकिन अब क्या हुआ है कि नासा के जो रिसर्चर्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि जो मून सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं चाइना के द्वारा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये दोनों एक साथ मिलकर कोलैबोरेशन में उनका जो सैंपल मिला है उस पर स्टडी करने वाले हैं। और ये जो लॉज है वो यूएसए ने बनाया था। नासा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से एक दूरी बनाकर रखेगा, लेकिन अब उसको एक साथ काम करने के लिए अलाउ कर दिया गया। और वुल्फ अमेंडमेंट जो कि 2011 में पास हुआ था, नासा और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है वो दोनों लोग मिलकर जो मून से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसकी स्टडी करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें पूछा जाए कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज टाइप 2 तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पॉम्पी डिसीज, बी एंजाइम डिसीज, सी डाउन डिसीज एंड डी स्टोन डिजीज। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन मैंने उसको कवर कर दिया है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए पॉम्पी डिसीज। ये होती क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ग्लाइको स्टोरेज डिसीज टाइप 2 को हम पॉम्पी डिसीज भी कहते हैं, और ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि एंजाइम एसिड अल्फा की कमी की वजह से होता है। और ये जो एंजाइम है वो लाइसोसोम के अंदर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर देखा जाए तो अभी इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसको मैनेज किया जाता है और पूरा ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से जो पेशेंट की लाइफ है उसको बचाया जा सके। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट जो थेरेपी होती है तो वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मानी जाती है इसके लिए। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। आपको बताना है कि लाइसोसोम जो कि इसमें आया है तो इसको एक नाम से और भी पुकारा जाता है जो कि डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। शांति निकेतन जो कि यूनिवर्सिटी है तो वो किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पुडुचेरी, बी वेस्ट बंगाल, सी गोवा एंड डी उड़ीसा। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी वेस्ट बंगाल। देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो शांति निकेतन जो यूनिवर्सिटी है वो वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। रिसेंटली जो है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, और इसको जो है विश्व भारती द्वारा उस लोकेशन पर बनाया गया है। और विश्व भारती में मेंशन है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, और शांति निकेतन ये फाउंड किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो सेटअप की गई थी इनके बेटे रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जिसको कि यूनेस्को में हेरिटेज का स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट है ऑलिव रेडली, ये किस स्पेशीज का नेम है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए स्नैक, बी टर्टल, सी बटरफ्लाई एंड डी डॉग। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी टर्टल। देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो ऑलिव रेडली जो है ये सी टर्टल्स है जो कि एक लार्ज नंबर में नवंबर में माइग्रेट होते हैं हर साल।
किस लिए? अंडे देने के लिए। और ये कहाँ पर होता है? ये उड़ीसा के कोस्ट पे होता है। ऑलिव रेडली नेस्टिंग सीजन जो होता है वहाँ पे जनवरी से मार्च तक, तो उस टाइम पे उड़ीसा गवर्नमेंट ने उसके करीब जो व्हीलर आइलैंड है वहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग को रोक दिया है। और साथ ही साथ वहाँ पर 1 नवंबर से लेकर 31 मई तक जो फिशिंग होती थी तो उसको भी बैन कर दिया है, ताकि इन लोग को इशू ना हो। तो इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं ऑलिव रेडली के बारे में भी। तो ये जो है वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका इंडिया पैसिफिक और अटलांटिक ओशन का होता है। उसी के साथ ही साथ और ये इंडिया में सिर्फ उड़ीसा के कोस्ट पे पाए जाते हैं। और उड़ीसा के कोस्ट पे वो 3 जगह पाए जाते हैं। एक आपका हो जाता है गहीर माथा, दूसरा हो जाता है देवी रिवर के माउथ पे, और तीसरा हो जाता है ऋषिकुलिया। और बाकी इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब इसमें कवर हुआ है। तो आप इसको एक बार खुद से भी जाके देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो आप इस पेज का प्रिंट निकाल के अपने वॉल पे भी पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि जब आप उठते बैठते इसको देखा करेंगे, आपकी नज़र पड़ेगी तो ये चीज़ आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। तो रिसेंटली अभी कुछ स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो स्टेट कौन कौन से हैं। तो अभी पूछा जा रहा है कि हु वाज द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर कौन थे? जो अभी बन रहे हैं वो सेकंड ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इससे पहले जो थे तो वो कौन थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए विष्णु देव साई, बी अजीत जोगी, सी भूपेश बघेल एंड डी अरुण साव। तो अभी आपको बताना है कि जो इस टाइम पर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले रहे हैं तो वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अजीत जोगी। अजीत जोगी ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। और इस टाइम पे जो आपके विष्णु देव साई हैं तो ये दूसरे ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बने हैं छत्तीसगढ़ के। इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो अजीत जोगी जी के बाद विष्णु देव साई जो है वो सेकेंड ट्राइबल लीडर बने हैं छत्तीसगढ़ के, और ये 5 टाइम एमएलए रह चुके हैं। कहाँ से? जो कुनकुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जशपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर एक लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। उन्होंने ज़मीनी स्तर से चीज़ों को शुरू किया है, और ये इन्होंने शुरुआत की अपनी पंचायत का मेंबर बनने से। उसके बाद जो इनका अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस देखें तो इनकी एक क्लीन इमेज बनते हुए दिखती है कि इनका जो एक कनेक्शन है वो लोकल कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और इसी की वजह से जो है इनको फेवर भी मिला कि छत्तीसगढ़ का जो नेक्स्ट सीएम बनाया जाए वो इनको बनाया जाए। और इसी के साथ ही साथ जो बीजेपी के प्रभावशाली आदिवासी चेहरे में डॉक्टर रमन सिंह की जब डेथ हो गई तो उसके बाद आदिवासी और गैर आदिवासी नेताओं के बीच चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है तो उसको करने के लिए भाजपा भी अपने वादे को पूरा करने का उसका मकसद है। इसी वजह से इस बार जो है इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके हैं विष्णु देव साई, और ये आपके हो जाते हैं अजीत जोगी। उसके बाद आपका है भूपेश बघेल, और ये हो जाते हैं आपके अरुण साव। आपको बताना है कि भूपेश बघेल जो हैं वो किस पार्टी से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज इज ऑफन रिफर्ड टू एज द विंटर वॉमिटिंग बग। किस डिसीज को विंटर वॉमिटिंग बग बोला गया है? तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए रोटा वायरस, बी एडोनो वायरस, सी नोरो वायरस एंड डी अरबो वायरस। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी नोरो वायरस। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में देखा जाए तो नोरो वायरस के केस में बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिला है, क्योंकि अगर इस हफ्ते देखा जाए तो इसके इन्फेक्टेड जो पीपल हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहाँ पे जो इनको बुलाया गया वो विंटर वॉमिटिंग बग बोला जा रहा है। दिसंबर की स्टार्टिंग में देखें तो यूके ने 1500 कन्फर्म नोरोवायरस केसेस को दर्ज कराया था, जो कि पिछले साल के लगभग 7% से भी ज़्यादा हो चुका है। और ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर। इसमें होता क्या है, इसमें आपके जो सिम्टम्स हैं वो हो जाते हैं वॉमिटिंग, नोजिया यानी जी मितलाना, डायरिया। तो ये जो नोरो वायरस है वो बहुत तेज़ी के साथ फैलता है, और अभी तक देखा जाए तो इसकी कोई भी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नोरो वायरस होता क्या है।
तो नोरो वायरस कंटेजियस वायरस होता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग और डायरिया होता है और कोई भी आसानी से इसके साथ इन्फेक्ट हो सकता है। और जो नोरो वायरस है उसको हम स्टमक फ्लू भी कहते हैं या स्टमक बग भी कहते हैं। हालांकि नोरो वायरस जो है फ्लू से रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। और नोरो वायरस जो है वो ट्रांसमिटेड हो सकता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में, वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। नोरो वायरस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? यह आपका होता है डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, नोजिया जो कि अभी मैंने आपको बताया था, या जो गैस की प्रॉब्लम होती है, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, ये सब जो है नोरो वायरस के सिम्टम्स होते हैं। एक पर्सन जो है वो यूजुअली अगर उसमें ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो 12 से 48 घंटे में डेवलप होते हैं। उसके बाद नोरो वायरस का लक्षण आपको दिखने लग जाता है। इसके साथ ही साथ 1 से 3 दिन में इसको सही भी किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अभी ऐसी कोई सच ट्रीटमेंट नहीं है इसको लेकर, लेकिन जो इसके कुछ सिम्टम्स है, आपका डायरिया हो गया तो उसको कुछ मेडिसिन के द्वारा मैनेज किया जाता है। बाकी ये प्रिवेंशन तो ये PDF में आप देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। विच डिसीज इज कॉज्ड बाई ऑरेंशिया सुसुगामुशी बैक्टीरिया? ऑरेंटिया सुसुगामुशी जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A स्क्रब टाइफस, B मलेरिया, C डेंगू, D चिकनगुनिया। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, और ये कॉमन सेंस का है क्योंकि आपको पता है आपका मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों तो आपका मच्छर से होते ही है, तो ये वैसे भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा A स्क्रब टाइफस। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो रिसेंटली गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्क्रब टाइफस से रिलेटेड एक केस पाया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये इंसेक्ट के काटने की वजह से होता है, यानी कीड़े के काटने की वजह से होता है। वो कौन सा कीड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। तो 51 साल की जो ट्राइबल वुमेन है जिसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे देखने को मिले, लाइक आपका हो गया फीवर, स्वेलिंग, हेडेक, वो सिम्टम्स आपके स्क्रब टाइफस के बताए जा रहे हैं। हालांकि उनका इलाज सूरत हॉस्पिटल में हो चुका है और वो सही भी हैं। तो डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि ये जो इन्फेक्शन इनको हुआ है वो स्क्रब टाइफस की वजह से हुआ है, और अगर इसकी मेडिकल केयर नहीं की गई तो ये खतरनाक भी हो सकता है। तो ये जो डिसीज़ है वो फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है वो है ऑरेंशिया सुसुगामुशी बैक्टीरिया, और ये किसके काटने से होता है? ये जो लार्वा माइट्स होता है या जो चिगर्स होते हैं, मैंने आपको यहाँ इमेज भी दी हुई है तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो चिगर्स होते हैं इनके काटने की वजह से ये बीमारी होती है। और साथ ही साथ गुजरात ने यूपी, बिहार और उड़ीसा में मानसून के बाद होने वाली जो ये बीमारी है उसके लिए गाइडलाइन भी तैयार की है। इस पहले मामले ने जो ग्रामीण कीड़ों के काटने के बाद फ्लू जैसे लक्षणों को नज़रअंदाज करने के जोखिम को भी उजागर किया है, यानी अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल उसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसरो के मिशन को लेकर, जिसमें पूछा जा रहा है स्विस एंड स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट हैं तो इसरो के किस मिशन से वो रिलेटेड है। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको इसरो का फुल फॉर्म बताना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A आदित्य L1, B चंद्रयान, C गगनयान एंड D मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा A आदित्य L1। वो भी देख लेते हैं। तो इंडिया की जो आदित्य L1 सैटेलाइट है तो उसने सोलर विंड के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसका जो 2 कटिंग एज पार्टिकल्स है स्पेक्ट्रोमीटर रिसेंट मंथ में डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें जो स्विस और आपका स्टेप इंस्ट्रूमेंट है तो ये आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड में इसने डिटेक्ट किया है प्रोटॉन्स को, हीलियम आयंस को और एनर्जी हिस्टोग्राम्स को, जो कि सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 में सोलर विंड का बिहेवियर है उसको फ्लक्चुएट करते हैं। तो स्विस की 360 डिग्री जो कवरेज है और जो दिशात्मक निगरानी क्षमताएं हैं इस सोलर विंड के गुणों, परिवर्तनशीलता और पृथ्वी को प्रभावित करने वाले जो अंतरिक्ष मौसम के लिंक की समझ को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है स्कोर्स इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। स्कोर्स किस संस्था का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, B RBI, C सेबी एंड D NPCI। तो आपका आंसर हो जाएगा C सेबी। इसके बारे में भी देख लेते हैं।
तो सेबी, जिसका फुल फॉर्म है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना है, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ाया है। तो उसने शिकायत निवारण को ऑनलाइन विवाद समाधान मंच से जोड़ने के जो कार्य करने का जो एक टाइम पीरियड था उसको 1 अप्रैल 2024 तक कर दिया है। तो आपके लिए बस इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आपको लगता है कि आपको और पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी PDF में आप देख रहे हैं मैंने दिया हुआ है, तो आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2023? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय रबर संवर्धन और विकास विधेयक 2023 से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मिनिस्ट्री ऑफ MSME, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। MSME का फुल फॉर्म क्या है और इसका क्या पर्पज़ है इस्टेब्लिश होने का, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज़ किया है रबर प्रमोशन और डेवलपमेंट रिवाइज ड्राफ्ट को, जिसमें जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है तो उसके द्वारा जो रबर बोर्ड है तो उसमें 3 ओपन हाउस सेशंस जो है वो शेड्यूल किया गया है, जिसमें इसका जो रिवाइज ड्राफ्ट है वो डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले जो बिल आया था जो कि इंट्रोड्यूस कराया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें जो रबर प्रमोशन और डेवलपमेंट बिल 2022 था तो उसमें रबर एक्ट 1947 को रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था, जिसमें देखा जाए तो रबर के जो फार्मर्स हैं उनमें अच्छा खासा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से इस बिल को रिवाइज किया गया और एक बार फिर से इस पे डिस्कशन होने वाला है। नेक्स्ट है खान यूनिस, जो कि न्यूज़ में देखी जा रही है, तो ये किस कंट्री की सिटी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अफ़गानिस्तान, बी इज़राइल, सी पैलेस्तीन एंड डी सीरिया। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैप भी दिया हुआ है और मैंने उस कंट्री का आपको फ्लैग भी दिया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी पैलेस्तीन। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इज़राइल ने गाज़ा के जो दूसरे सबसे बड़े शहर है खान यूनिस और उसके आसपास अपनी स्ट्राइक जारी की है। तो मैफनेमिक एसिड टेबलेट जो कि न्यूज़ में लगातार देखने को मिल रही है, तो इसका जो यूज़ है वो किस रूप में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पेन किलर के रूप में, बी क्या ये एक एंटीबायोटिक है, सी क्या ये एंटीसेप्टिक है एंड डी क्या ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए पेन किलर। तो इंडिया फार्मास्यूटिकल कमीशन जो है उसने एक अलर्ट इशू किया है ड्रग को लेकर, जो कि कॉमनली यूज़ होती है पेन किलर के रूप में, मैफनेमिक एसिड पेन किलर। तो ये मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती है जो आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस में, ऑस्टियो अर्थराइटिस में, डिस्मोनेरिया में और जो मॉडरेट पेन होता है, इन्फ्लेशन, फीवर, डेंटल पेन में इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसके यूज़ को लेकर जो IPC है उसने एक अलर्ट जारी किया है। क्वेश्चन है वो हो जाएगा UI को लेकर, और UI की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, यानी यूथ के लिए उन्नति और विकास होना, वो भी किसके साथ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो एक इनिशिएटिव है, तो ये किस किस के बीच में इनिशिएटिव है? जैसे इसमें बताया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ और कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके बीच में ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी मेटा एंड डी IBM। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी मेटा। आपको इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेटा का जो ओल्ड नेम है वो क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इसके बारे में भी। तो UI जो कि यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेटी भी कहते हैं, एंड इंटेल इंडिया के बीच। और ये इनिशिएटिव जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई है? ये आपकी हुई है न्यू दिल्ली में। तो वहाँ पे इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था और इसको यूथ के लिए डिज़ाइन किया गया है कि किस तरह से यूथ में AI स्किल को डेवलप करना है, किस तरह उनको और डीप अंडरस्टैंडिंग देनी AI के बारे में। साथ ही साथ जो स्कूल स्टूडेंट है क्लास 8 से लेकर 12 तक, तो उनको AI स्किल के थ्रू सक्षम बनाना है। जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप AI समिट है वो आपकी न्यू दिल्ली में शेड्यूल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बन्नी ग्रासलैंड, जो कि न्यूज़ में देखी गई है, तो ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात,
सी कर्नाटका एंड डी केरला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गुजरात। तो देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है, और मैंने आपको ये जो इमेज दी हुई है चीता की, तो ये मैंने क्यों दी हुई है वो भी आप जान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने चीता के लिए एक ब्रीडिंग सेंटर खुलना था बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसको अप्रूव्ड कर दिया है। गुजरात गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल भेजा था नेशनल कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को अंडर नेशनल कैंपा। नेशनल कैंपा क्या है ये सब मैंने आपको बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वाइल्ड लाइफ जो एक्सपर्ट है उनका कहना है लगभग 1921 तक सौराष्ट्र में और दाहोद में चीता का शिकार देखने को पाया गया। उसी के साथ ही साथ कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जिन्होंने बताया कि जो चीता की जो प्रेजेंस थी गुजरात में वो 1940 के अर्ली फेज में देखने को मिली थी। तो जो गुजरात गवर्नमेंट है तो वो ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे सेटअप करेगी, और साथ ही साथ जो चीता है तो चीता के आने से पहले वो यहाँ पे उनके शिकार की व्यवस्था भी करेगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चीता का IUCN स्टेटस क्या है, साथ ही साथ कौन सी ऐसी 2 कंट्री है जहाँ से चीता लाए गए हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन सबको पढ़ाया हुआ है, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेट इट्स 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद विच कंट्री इन दिसंबर 2023। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो ये आपको पता होगा, और यहाँ पे मैंने आपको हिंट देने के लिए मैप भी दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यूक्रेन, बी थाईलैंड, सी सिंगापुर एंड डी रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेसिडेंट जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है मिस्टर यून सुक योल को 50 साल डिप्लोमेटिक टाइज पूरे होने के लिए इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में बधाई दी है। 1973 में भारत उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों को ऑफिशियल रूप से मान्यता देकर एक निश्चित रूप से डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और 2022 तक देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्रेड का रेट है वो बढ़कर 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो हुंडई जो मोटर है, पोस्को, LG इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कई ऐसे साउथ कोरियन समूह हैं जो कि भारत के बाजार में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया। इन सब के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो ये आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी होम मिनिस्टर एंड डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी होम मिनिस्टर। वो भी देख लेते हैं। तो 5 जोनल काउंसिल में आपको 5 जोनल काउंसिल के नाम बताने हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि उन जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन होते हैं 5 जोनल काउंसिल के, जबकि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के, और जो एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, जो कि उस जोनल काउंसिल से रिलेटेड होते हैं, जो कि उसके अंडर में आ रही है, तो वो इसके मेंबर होते हैं। और उन्हीं में से वाइस चेयरमैन भी बनते हैं, जो कि हर साल रोटेट होते रहते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली 26 मीटिंग जो है ईस्टर्न जोनल काउंसिल की, जो कि पटना बिहार में हुई थी, तो उसको चेयर किया था। साथ ही साथ उसमें कौन थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो कि नीतीश कुमार है वो, सीनियर मिनिस्टर थे उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल के, बिहार के, झारखंड के, जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था। तो इसी तरह आपको बताना है कि जो आपकी 4 और जोनल काउंसिल है तो उसमें कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आती हैं उनके बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्पॉन्सर बैंक ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रायोजक बैंक कौन सा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी कैनरा बैंक, सी IDBI बैंक एंड डी यस बैंक। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि स्टेट बैंक फॉर्म कब हुआ था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी कैनरा बैंक। नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने 2 SREI कंपनी अर्थात SRE इक्विपमेंट फाइनेंस और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के अधिग्रहण को अंतिम रूप दे दिया है। और ये जो अधिग्रहण है ये दिवाला और दिवालियापन संहिता
IBC के तहत किया गया है, जिसमें 32,700 करोड़ रुपए के कर्ज के समाधान का रास्ता साफ हो गया है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, तो आपने इस पे यकीनन शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में आपको इसके बारे में बताना है। फिर हम बात करेंगे एक स्कीम को लेकर, जो कि हो जाएगी जनमन स्कीम, जो कि लॉन्च हुई है रिसेंटली। तो ये किस कैटेगरी के लोगों को इसमें एसोसिएट करती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए MSME ऑनर्स, बी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, सी फार्मर्स एंड डी NRIs। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी PVTs। तो यूनियन कैबिनेट ने एक मिशन को अप्रूव किया है, जो मिशन है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। टोटल आउटले है उनकी स्कीम का, वो हो जाएगा 24,104 करोड़ 3 साल के पीरियड के लिए। तो ये जो स्कीम है, जो इसके 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन है थ्रू 9 मिनिस्ट्री, उन 9 मिनिस्ट्री में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो होगी, ये कॉमन सेंस की बात है, तो ये उस पर फोकस करने वाली है। लालदू होमा किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने वाले हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए छत्तीसगढ़, बी मिजोरम, सी तेलंगाना एंड डी मध्य प्रदेश। तो इसके साथ ही साथ आपको आंसर देना है कि रिसेंटली अभी किन राज्यों में इलेक्शन हुए, और उन राज्यों में मैंने यहाँ पे पिक्स भी लगाई हुई है, तो उन राज्यों में कौन कौन ऐसे हैं जो कि CM की शपथ लेने वाले हैं या ले चुके हैं। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी मिजोरम। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो लालदू होमा है, तो ये जोरम पीपल्स मूवमेंट के लीडर हैं, जो कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने वाले हैं। और इनको शपथ दिलाएगा कौन? वो होंगे मिजोरम के जो गवर्नर है हरी बाबू, उनके सामने ये शपथ लेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऑफिशियल ओथ होती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में इसके बारे में बात की गई है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो लालदू होमा रिटायर्ड IPS ऑफिसर रह चुके हैं, और इन्होंने असेंबली की 40 सीटों में से 27 सीटों पर जीत हासिल की है। और उसी के साथ ही साथ राजस्थान के जो नए CM बनने वाले हैं, वो हैं आपके भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव। अब आपको बताना है कि तेलंगाना के जो CM बनने वाले हैं उनका क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट ने महालक्ष्मी स्कीम को लागू किया है, जिसका एम क्या है? उसका एम है कि जो बसेस में जो विमेन है उनको फ्री में यात्रा करवाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी केरला एंड डी उड़ीसा। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी तेलंगाना। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की है, किस लिए? महालक्ष्मी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसका एम है जो TSRTC बसेज हैं, यानी कि जिनका फुल फॉर्म है तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तो उसकी जो बसें हैं तो वो विमेन को फ्री में ट्रैवल कराएंगी। लेकिन फ्री में ट्रैवल वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के बॉर्डर के अंदर ही करवाएंगी। इसमें आपकी एज ग्रुप भी नहीं है, किसी भी एज की जो महिला या लड़कियां हैं वो इसमें फ्री में ट्रैवल कर सकती हैं, और साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI पेमेंट की लिमिट जो कि हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए है, तो वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए UPI भुगतान जो पहले 1 लाख हुआ करता था, तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 5 लाख एंड डी 10 लाख। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी 5 लाख। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हेल्थ केयर और एजुकेशन की UPI पेमेंट की जो लिमिट है उसको 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, और इसमें ई मैंडेट के लिए जो लेन देन की सीमा है वो 15,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। और इसमें जो कंज्यूमर्स हैं उनको म्यूचुअल फंड, बीमा प्रीमियम और क्रेडिट कार्ड के लिए आवर्ती भुगतान करने में मदद मिलने की भी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयरिंग ताशी जो कि न्यूज़ में देखे जा चुके हैं, तो वो किस प्रोफेशन से संबंधित हैं? तो ये मैंने आपको यहाँ पे इमेज भी दी हुई है उनकी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आर्टिस्ट, बी ऑथर, सी स्पोर्ट्स पर्सन एंड डी पॉलिटिशियंस। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑथर। शेयरिंग ताशी है, ये भूटान के हैं, और इनको अभी साहित्य एकेडमी के प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है।
और ये एक राइटर हैं जो कि नॉन फिक्शन की फील्ड में काम करते हैं। इन्होंने भूटान के ऊपर बहुत सी बुक लिखी है और साथ ही साथ ये जो बोधिसत्व किंग, बोल्ड भूटान बेकन्स, सिंबल ऑफ भूटान, इन सब के ये को ऑथर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है ट्रीटमेंट किस बीमारी के लिए जो कि क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एड्स, बी सिकल सेल डिसीज, सी डायबिटीज एंड डी कैंसर। तो सिकल सेल डिसीज़ क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको इसको पढ़ाया हुआ है। एड्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और कैंसर भी पढ़ाया जा चुका है। इसमें आपका सिर्फ डायबिटीज़ है जो कि नहीं पढ़ाया गया है, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सिकल सेल डिसीज़। तो रिसेंटली यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एफडीए, उसने एक सिकल सेल डिसीज के लिए जीन थेरेपी के एक पेयर को अप्रूव किया है। तो इसमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट बेस्ड होगी क्रिस्पर जीन एडिटिंग पे, तो इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट जो कि क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर है वो भी इंक्लूड है। साथ ही साथ जो दोनों थेरेपीज होगी तो वो 12 साल और उससे बड़े लोगों के लिए अप्रूव की गई है। और इसमें जो वर्टेक्स और क्रिस्पर जीन थेरेपी है तो ये यूज़ करती है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, और इसी की वजह से जो इन्वेंटर्स हैं उन्हें 2020 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज कार्ड। अंडमान और निकोबार किस माउंटेन रेंज के सबमर्ज पार्ट हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अराकनयोमा, बी पेगुयोमा, सी अक्साई चिन एंड डी टीन शान। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए अराकनयोमा। तो ये अराकनयोमा जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ पाई जाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि मैंने आपको यहाँ इमेज में भी दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी पहचानते हैं कि ये जो माउंटेन रेंज है वो कहाँ पर मिलेगी। और उसके साथ ही साथ ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाता है। आपको अराकनयोमा के बारे में एक शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी बताना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CBIC, तो उसने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है EDOS। तो वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इजिप्ट, बी कोरिया, सी जापान एंड डी UAE। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर तो देना ही देना है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको इन सब की कैपिटल भी कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोरिया। कैसे वो भी देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने लॉन्च किया था इंडिया कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम, और इसका एम था कि जो इंडिया कोरिया का इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा स्मूथ वे में चलाना। ये मैं आपसे इसलिए पूछी हूँ कि ऑलरेडी मैंने ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप एक बार जाके अपने नोट्स को बैक करिएगा, वो आपके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप सबका आंसर देते जाइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, एज पर S&P रैंकिंग विच इंडियन इंश्योरर इज द 4th लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड। S&P रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय बीमा करता दुनिया का सबसे चौथा बीमा करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, बी न्यू इंडिया कंपनी, सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड डी रिलायंस। तो आपका आंसर हो जाएगा सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको बताना है कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, और ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो एक बार आपको इसको रिकॉल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो राज्य के स्वामित्व वाली जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है तो वो 4th लार्जेस्ट इंश्योरर बन गई है पूरी दुनिया में, और वो USA की मेट लाइफ और प्रूडेंशियल फाइनेंशियल से भी आगे निकल चुकी है। और ये जो LIC है वो सिर्फ जर्मनी की अलायंस ऐसी, चाइना की चाइना लाइफ इंश्योरेंस और जापान के निपन लाइफ से पीछे है। और ये रैंकिंग दी किसके द्वारा गई है? तो ये कैपिटल मार्केट कंपनी S&P के अनुसार ये रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड हरीश सागर गाइडलाइंस। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हरीश सागर दिशा निर्देश लॉन्च किए? आपका ऑप्शन हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज,
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। आपको बताना है कि इसका ओल्ड नेम क्या था, क्योंकि ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कब बनी थी इसके बारे में मैंने आपको पूरा फुल डिटेल में बताया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक है, आप वहां से जाकर वीडियोस को देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लगता है कि आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, आप वहां से जाकर इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ऐसा क्यों हुआ वो भी देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया हरित सागर ग्रीन पोर्ट्स गाइडलाइन। किस लिए? ताकि जो कार्बन इंटेंसिटी होती है मेजर पोर्ट्स पे, बंदरगाहों पे, उसको रिड्यूस किया जा सके। इस दिशा निर्देशों के तहत विभिन्न जो हरित हस्तक्षेप होते हैं, जैसे कि जहाज के किनारे तक बिजली की आपूर्ति, बंदरगाह उपकरणों का विद्युतीकरण, बंदरगाह जहाज़ों में ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और मैथनॉल ऐसे जो ईंधन का प्रयोग होता है, या जो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया की हिस्सेदारी में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना। नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनेल 2023। कौन सा शहर पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का मेजबान कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए चेन्नई, बी न्यू दिल्ली, सी मैसूर एंड डी वाराणसी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट पर यानी लाल किले पर फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनेल का इनॉग्रेशन किया है। और इस प्रोग्राम के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और स्टूडेंट बाइनेल समुन्नति के साथ साथ डाक टिकट भी लॉन्च किए। नेक्स्ट है पोर्ट्रोमाइसिस एस्टेरोक्सिलिकोला किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए फंगस, बी स्पेस, सी एआई एंड डी नन ऑफ द एबव। इसमें आंसर हो जाएगा ए फंगस। तो लंदन का जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है वहाँ पे डिस्कवरी हुई है ओल्डेस्ट डिसीज जो कि फंगस की वजह से होती थी, जिसका नाम है पोर्ट्रोमाइसिस एस्टेरोक्सिलिकोला, जो कि लगभग 407 मिलियन ईयर्स पहले पाई गई थी। और ये जो फंगस है वो स्कॉटलैंड में पाया गया था, जो कि एक प्लांट डिसीज का कारण बना था। और वो पीरियड कौन सा था? वो था आपका अर्ली डेवोनियन पीरियड। नेक्स्ट है विनबैक्स इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज। विनबैक्स किन देशों के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंडिया एंड नाइजीरिया, बी इंडिया एंड वियतनाम, सी इंडिया एंड म्यांमार एंड डी इंडिया एंड यूएसए। तो आप इसके नाम से भी पता लगा सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी इंडिया एंड वियतनाम। हनोई जो कि वियतनाम की कैपिटल है, वहाँ के 45 इंडियन आर्म्ड फोर्स की एक टुकड़ी पहुंची जो कि पार्टिसिपेट करने के लिए गई है विनबैक्स 2023 के चौथे एडिशन में। और ये जो है 11 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक होने वाला है। और इस एक्सरसाइज का जो एम है वो है कि जो इनकी कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा मजबूत करना। द हका काबो रजी जो कि हका काबो रजी नेशनल पार्क के लिए फेमस है, तो ये 3 कंट्री के बीच में एक ट्राई पॉइंट बनाता है। तो वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इंडिया, नेपाल एंड चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, भूटान एंड चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ऑप्शन डी इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी इंडिया, चाइना और म्यांमार। कैसे वो भी देख लेते हैं। हका काबो रजी जो कि 5881 मीटर्स तक फैला हुआ है, ये म्यांमार के नॉर्दर्न एरिया में फैला हुआ है। 3 पॉइंट बॉर्डर बनाता है इंडिया और चाइना के साथ। और ये खाको बोराजी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। और यहाँ पर ट्रॉपिकल से लेकर अल्पाइन स्पेशीज तक फ्लोरा और फ्योना पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एनुअल स्टेट यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन केरला। केरल में आयोजित होने वाले वार्षिक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा केरलोत्सवम, ऑप्शन बी केरला सहावू, ऑप्शन डी मलयाला मनोरमा एंड ऑप्शन डी
मल्लू मैजिक। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए केरला लोत्सवम। देख लेते हैं इसके बारे में भी। केरलोत्सवम एक स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल है केरला का, और ये कोऑर्डिनेट किया जाता है केरला स्टेट यूथ वेलफेयर बोर्ड के द्वारा। और जो पलक्कड़ है वो इसमें चैंपियन बना है। उसी के साथ ही साथ जो कोझिकोड और कन्नूर जो है वो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर आए हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट भी दिया है, तो वो भी देखेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा आर्टिकल 370 जो कि न्यूज़ में है, तो वो किस स्टेट या यूनियन टेरेटरी से बिलोंग करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जम्मू एंड कश्मीर, बी पंजाब, सी दमन एंड दीव एंड डी नन ऑफ द एबव। तो मैंने आपको यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि आप उसको देखकर भी जान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए जम्मू एंड कश्मीर। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला है कि जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था वो पूरी तरह से वैलिड है, और ये इसलिए किया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर का एकीकरण किया जाए, और उसी की वजह से ये न्यूज़ में आया। तो अब देख लेते हैं आर्टिकल 370 होता क्या है। आर्टिकल 370 एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, और ये प्रोविज़न जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में पाया जाता है। ये एक टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। किस संगठन ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट जारी की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड डी नन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा ए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये न्यूज़ में क्यों है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और लैंड डिग्रेडेशन जर्मनी और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का जॉइंट इनिशिएटिव है। इस रिपोर्ट के अनुसार कि जो कंट्रीज़ हैं तो वो लगभग $7 ट्रिलियन जो है वो इन्वेस्ट करती हैं सब्सिडीज़ में और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, जिसका डायरेक्टली देखा जाए तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है नेचर में, जो कि सही नहीं है। तो इसके लिए ये रिपोर्ट आपकी न्यूज़ में बनी हुई है, क्योंकि जो अभी आपकी हो रही COP28 तो उसमें इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि COP28 कहाँ पर हो रही है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग 27 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। कौन सी कंट्री 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की मेज़बानी कर रही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंडिया, बी जापान, सी फ्रांस एंड डी जर्मनी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया जो कि नेशनल प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसी के साथ ही साथ जो करंट प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के, तो ये 11 से 14 दिसंबर में जो शुरू होने वाली है 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, तो ये होस्ट करने वाले। और ये जो कॉन्फ्रेंस है तो वो इंडिया में होगी, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जो कि यशोभूमि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर होगी। और इसकी जो थीम है वो थीम हो जाएगी एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स IPS पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। नेक्स्ट है वेसेरल लेशमैनियासिस जिसको कि हम काला अजहर भी कहते हैं, तो वो किसके द्वारा फैलता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मॉस्किटो, बी मंकी, सी सैंड फ्लाइज एंड डी बैट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी सैंड फ्लाइज। देख लेते हैं इसके बारे में भी कि ये न्यूज़ में क्यों है, और साथ ही साथ ये काला अजहर होता क्या है वो भी देखेंगे। तो इंडिया ने काला अजहर पूरी तरह से एलिमिनेट करने का टारगेट रखा था 2023, जिसकी वजह से बात हो रही कि इंडिया अपने टारगेट को पूरा करने में काफ़ी हद तक आगे आ चुका है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर 10,000 पर सिर्फ एक ही केस देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये आपका न्यूज़ में आया था। तो काला अजहर एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसमिट होता है सैंड फ्लाइज के द्वारा, तो वो भी देख लेते हैं। तो काला अजहर या ब्लैक फीवर या दमदम फीवर या विसेरल लेशमैनियासिस, तो इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, और ये 3 टाइप की होती है। एक होता है विसेरल लेशमैनियासिस जो कि मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, और ये इस डिसीज़ में सबसे सीरियस स्टेज होता है।
उसके बाद आपका हो जाता है क्यूटेनस लेशमेनियासिस। इसकी वजह से स्किन में सूजन आती है जो कि एक कॉमन फॉर्म है। नेक्स्ट आपका हो जाता है म्यूकोक्यूटेनस, ये भी स्किन में होता है। तो ये एक डेडली पैरासिटिक डिसीज है और ये मोस्टली अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के लोगों को अफेक्ट करती है और अगर इसका सही से ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो इससे लोग मर भी सकते हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडरग्राउंड फिजिक्स लेबोरेटरी? विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला किस देश ने लॉन्च की? इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंडिया, बी चाइना, सी रशिया एंड डी इजराइल। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी चाइना। और ये आप देख भी सकते हैं कि मैंने इसमें आपको इमेज भी दी हुई है ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर सकें। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड फिजिक्स लेबोरेटरी, जिसको डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट फॉर्म में डर्फ भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? सिचुआन प्रोविंस के जिनपिंग माउंटेन के नीचे है। और ये जो लेबोरेटरी है तो ये जो ब्लैक मैटर है उसकी खोज में क्रांति लाने वाली है। तो डार्क मैटर होता क्या है? ये मैटर का एक हाइपोथेटिकल फॉर्म होता है जो कि ना तो लाइट से और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है। बाकी इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। डार्क मैटर है क्या? डार्क मैटर आपके पार्टिकल से बने होते हैं जिनका कोई भी चार्ज नहीं होता है और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो डार्क होते हैं, इसीलिए किसी भी तरह की जो लाइट है वो इमिट नहीं करते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना है। और मैटर क्यों है? क्योंकि ये पजेस करता है मास, लाइक आपका नॉर्मल मैटर है उस तरह से, और इंटरेक्ट करता है ग्रेविटी के थ्रू। तो ये आपका हो जाता है डार्क मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोजीशन सिक्योर्ड बाय इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 की जो रिपोर्ट आई है तो उसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 7th पोजीशन, बी 8th पोजीशन, सी 5th पोजीशन एंड डी 9th पोजीशन। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए 7th पोजीशन। बाकी इसके बारे में और भी जानेंगे। तो इस इंडेक्स में इंडिया ने 7th रैंक हासिल की है, जबकि अगर देखा जाए तो इस तरह से जो इसमें रैंक मिली है तो 4th से शुरू हुई है, क्योंकि इसकी जो वेरी हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी है तो उसमें 1st, 2nd और 3rd में किसी भी कंट्री ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया है कि उनको 1st, 2nd या 3rd रैंक दी जा सके। तो इस वजह से जो इस इंडेक्स में जो रैंक दी गई है तो 4th पोजीशन से दी गई है और उसमें इंडिया जो है वो 7th पोजीशन पे आया है। और इंडिया लास्ट ईयर के मुकाबले उसने अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा है, क्योंकि लास्ट ईयर में इसकी जो रैंक थी वो आपकी 8th पोजीशन पे थी। तो डेनमार्क ने अपनी जो पोजीशन है उसको सिक्योर रखा 75.59% से। उसके बाद आपका इस्तोनिया और फिलीपींस, इन्होंने 2nd और 3rd रैंक जो है वो हासिल की है। और इंडिया का देखा जाए तो इंडिया भी ज़्यादा दूर इनसे नहीं है, वो 70.25% पर है, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया ने अपनी रैंक को कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया। क्योंकि इंडिया का अगर लास्ट ईयर का स्कोर देखें तो उसका स्कोर था 67.35। तो इसमें जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ मानी जाती हैं तो उन्होंने लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया है। फॉर एग्जांपल आपका यूके हो गया, यूएसए हो गया, इटली हो गया और दूसरी अलग कंट्री, जिन्होंने ऐसा दिखाया है कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे कि उनकी पोजीशन पिछले साल के मुकाबले और सुधर सके। और उसी के साथ ही साथ सऊदी अरेबिया बॉटम पर है 67 पोजीशन पे, और होस्ट कंट्री जो कि आपकी यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने 65 पोजीशन इसमें हासिल की है। तो हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि 2005 से तैयार की जा रही है। इसमें जो है लगभग 450 क्लाइमेट और एनर्जी एक्सपर्ट मिलकर इसको तैयार करते हैं। इनका मकसद होता है कि हर कंट्री की परफॉर्मेंस को बताना, और उन कंट्री की परफॉर्मेंस को वो 4 कैटेगरी में रखकर बताते हैं। पहली कैटेगरी है उनकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन विथ 40% ऑफ ओवरऑल रैंकिंग। सेकेंड है आपका रिन्यूएबल एनर्जी 20% के साथ।
थर्ड है आपका एनर्जी को यूज़ करना 20% के साथ। उसी के साथ आपका फोर्थ हो जाएगा क्लाइमेट पॉलिसी जो कि है 20% के साथ। और साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये भी एनालिसिस करती है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो एक गोल सेट हुआ था क्लाइमेट को लेकर, लाइक आपका एमिशंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एनर्जी को यूज़ करने का हो गया, तो किस तरह से सारी कंट्रीज इस पर एक्शन ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट, तो वो किस स्टेट के लिए अप्रूव किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला एंड डी महाराष्ट्र। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट अप्रूव किया है जो कि 561.29 करोड़ का है। और ये अर्बन फ्लड मिटिगेशन एफर्ट्स की सीरीज का पहला प्रोजेक्ट है जो कि हेल्प करेगा, फ्रेमवर्क तैयार करेगा जो अर्बन फ्लड आती है उसके मैनेजमेंट को लेकर। रास महोत्सव या रास लीला फेस्टिवल ये किस स्टेट से रिलेटेड है और कहाँ मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राजस्थान, बी आसाम, सी वेस्ट बंगाल एंड डी गुजरात। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू आप और भी कई चीज़ें ऐसे सीखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी आसाम। कैसे वो भी देख लेते हैं। तो एनुअल रास महोत्सव जिसको हम रास लीला भी कहते हैं वो आसाम के मजूली जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है वहां पर होता है। एक रिवर आइलैंड है जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना है। यहाँ पे दर्जनों वैष्णविक मठ भी बने हुए हैं जिसको लोकल भाषा में सत्र कहा जाता है। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो भावना परफॉर्म करते हैं। भावना होता क्या है, ये एक तरह का ड्रामा है जहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो अलग अलग तरह के माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। भावना जो है वो स्टार्ट हुआ था 15 से 16 सेंचुरी में। और किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर और जो आसाम के कल्चरल और रिलीजियस हिस्ट्री में भी एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं, महत्व रखते हैं, श्रीमंता शंकर देव के द्वारा ये भावना जो है वो स्टार्ट किया गया था। What name has been given to the tiny self-assembling robots made from human cells by scientists of Tufts University and Harvard University? टफ्ट विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं से बने छोटे 100 संयोजन रोबोटों को क्या नाम दिया है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बायो रोबोट्स, बी जीनोबोट्स, सी सेल बोट्स एंड डी एंथ्रोबोट्स। तो इसमें आपका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी एंथ्रोबोट्स। तो जो एंथ्रोबोट्स है वो एक छोटे सेल्फ असेंबलिंग रोबोट होते हैं जो कि मानव की कोशिकाओं से बने हुए हैं और ये लैब डिश में मूव भी हो सकते हैं और ये न्यूरॉन्स को और जो डैमेज टिश्यूज हैं उनको भी हील करने में सक्षम है। और जो एंथ्रोबोट्स हैं ये ह्यूमन ट्रैकियल सेल्स यानी जो श्वसन नली होती है ह्यूमन की उससे बने हैं और ये क्रिएट किए जा सकते हैं बिना किसी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के। ये कुछ सेल्स के बने होते हैं, इजीली रीएब्जॉर्ब भी हो जाते हैं जैसे ही इनका काम खत्म होता है उसके बाद। और एंथ्रोबॉट्स जो हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी यूज़ हो सकते हैं और ये हेल्प भी कर सकते हैं। डैमेज टिश्यूज़ हैं, जो घाव हैं उनको भी हील करने में मदद कर सकते हैं। और इसे बनाया किसने? इन जो बनाने वाली टीम है वो है टफ्ट यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वेस इंस्टीट्यूट ने इसको क्रिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 23 वर्ल्ड एक्सपो? 2030 वर्ल्ड एक्सपो का मेज़बान कौन सा शहर है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए रियाद, बी रोम, सी न्यू दिल्ली एंड डी जेनेवा। ये एक ऐसा एक्सपो है जिसके लिए बिड लगती है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ए रियाद। तो सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है रियाद, उसने इस बार वर्ल्ड एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर को कराने का अधिकार जीता है। गल्फ कंट्री के लिए दूसरी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। इससे पहले इन्होंने सॉकर वर्ल्ड कप का भी राइट्स जीता था। और इसके साथ ही साथ जो साउथ कोरिया की पोर्ट सिटी है बुसन और जो रोम है इटली का, वो भी इसके 5 ईयरली इवेंट्स की होस्ट करने के दौड़ में शामिल थे। और ऐसा इन लोग कर क्यों रहे थे? क्योंकि ये कई
मिलियंस जो विजिटर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है, साथ ही साथ वहाँ पे जो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट है उनको भी बढ़ा सकता है। इस वजह से जो ये सब कंट्रीज थी वो इसको होस्ट करने की दौड़ में शामिल हुई थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको पूरे हफ्ते का यानी 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक का कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इसकी पीडीएफ को भी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।